तो हम डूमास मेथड पे थे। डूमास मेथड को मैं बहुत टेस्टफुली बता तो चुकी थी, लेकिन उसका कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो अब देखिए डूमास मेथड क्या थी, एक बार दोबारा बता दूं ताकि आपसे गलती ना हो। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको मैंने कॉपर के साथ हीट करके, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करके, कई बार हीट कर करके इंश्योर किया जितना भी नाइट्रोजन था सारा का सारा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम था सारा का सारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन गैस में। तो ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ और इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हुआ। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट सबको याद है क्या होता है, वो तो कहानी दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है, इंदर याद है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या होता है। नाइट्रोजन को बजाय वाटर के अब के मैंने क्या कर दिया, KOH सोल्यूशन के थ्रू, क्योंकि KOH में मेरे को इंश्योर करना है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहीं रुक जाए, ब्लॉक हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और ये नाइट्रोजन अकेली ऊपर आई, लेकिन ऊपर जो नाइट्रोजन आई उसके साथ KOH सोल्यूशन वाटर को नहीं रोक पाया, वाटर के वेपर्स तो चले गए ऊपर। मैं वाटर भी लेती तो भी N2 के साथ वाटर जाना ही था, लेकिन अब के मैंने यहां क्या लिया, KOH सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उसका कार्बन डाइऑक्साइड ना यहां आ जाए, तो उसको तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इधर ये दो चीजें पहुंच गई। मैंने यहां से वॉल्यूम नोट कर लिया कि भाई कितना नाइट्रोजन बना, बाकी सारा डिटेल मैं दोबारा नहीं बता रही क्योंकि वो लास्ट क्लास में आराम से बताया जा चुका है। अब कितना वॉल्यूम मेरे को N2 का मिला, V1 ml मैंने नोट करके रख लिया। आपको ये नोट नहीं करना है, आप लास्ट क्लास में नोट कर चुके हैं। तो जब मेरे को पता चल गया कितना वॉल्यूम है, सडनली मेरे को स्ट्राइक करता है, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में एक एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था जो कहता है 22.4 लीटर वॉल्यूम हर गैस का 1 मोल के बराबर होता है। तो अगर मुझे पता चल जाए ये कितने लीटर या कितने मिलीलीटर है, तो मैं बता दूंगी कितने मोल N2 था और इतने ग्राम नाइट्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, परसेंटेज जाके दे दूंगी। बट द प्रॉब्लम इज, क्या ये एवोगैड्रो लॉ हर टेम्परेचर प्रेशर पे एप्लीकेबल है? नहीं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP पे एप्लीकेबल है। क्या मैंने लैब में STP रखा? नहीं, मैंने तो लैब में टेम्परेचर भी कुछ और रख रखा है, प्रेशर भी कुछ और रख रखा है। तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम ऑफ N2 नोट कर लिया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ही मेरे को तोल के दिया गया W ग्राम है, प्रेशर की रीडिंग यहां पर जो पंप लगाया मैंने उससे भी मैंने नोट कर ली, प्रेशर इज इतने मिलीमीटर Hg। और तब मेरे को और जो टेम्परेचर लैब का वो मैंने नोट कर लिया, तब मेरे को पता चलता है जो प्रेशर है, जिस प्रेशर में अभी ये गैस इस ट्यूब के अंदर है, तो इस ट्यूब के अंदर प्रेशर क्या होगा, जो होगा वो नोट कर ले, वो एटमॉस्फेयर के, वो स्टैंडर्ड प्रेशर के बराबर नहीं है। सेम इज मैंने टेम्परेचर शायद 300 केल्विन रख रखा है, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बराबर नहीं है। आप लोग ये बात जानते हैं टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से गैस का वॉल्यूम बदल सकता है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर बदला, गैस का वॉल्यूम बदला, तो मेरा एवोगैड्रो लॉ तो साइड में ही रह गया। तो पहले तो मेरे को एवोगैड्रो लॉ लगाने लायक बनना है, उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म है। तो लैब से ये सारा नोट करके मैं अभी आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी जेई नीट के आए हुए, तब आपको क्लैरिटी और होगी। तो लैब से मैंने नोट करना शुरू किया, सब कुछ नोट कराई, लेकिन एक और इशू आ गया, ये जो प्रेशर है ये तो दोनों वेपर्स का मिक्स है, नाइट्रोजन और वाटर, ये तो दो गैसेस का मिक्सचर था। अब मैं इसको नाइट्रोजन की रीडिंग में कैसे रख दूं? तो क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होती है? वाटर के सरफेस पर या जो भी लिक्विड होता है उसके सरफेस के ऊपर टेंशन फोर्स कितना है, जिस फोर्स से वेपर्स बनते हैं। तो यानी मेरे को वाटर के वेपर्स के बारे में भी बता दिया कि कितने, क्या प्रेशर है वाटर की वजह से, और जो नीचे KOH है उसकी वजह से, डिपेंडिंग अपॉन किसकी वजह से। तो जब मेरे को ये पता चल गया कि प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन, सॉरी, प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन इतना है, तो मेरे को पता चल गया इसमें वाटर कितने होंगे। मेरे को अकेली N2 गैस का जब निकालना है तो कैसे निकालूंगी? टोटल प्रेशर इन दोनों का, अकेले वाटर का प्रेशर आई एम हैविंग, तो टोटल में से वाटर का माइनस कर दूंगी एक्वस टेंशन, तो मेरे पास प्रेशर आ गया। जब मेरे पास प्रेशर आ गया ड्राई N2 गैस का P माइनस P, मुझे अब पता चल गया P1 V1 T1। वॉल्यूम मैंने लैब में नोट कर लिया, टेम्परेचर मैंने लैब में नोट कर लिया, प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर लिया। इस P1 V1 T1 को P2 V2 T2 के साथ इक्वेट करना है। व्हाट इज दिस P2 V2 T2? किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक बदलोगे तो सारे बदलेंगे, इनके टोटल आंसर में कभी चेंज नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, अब वो वॉल्यूम V1 उसको STP पे ला दो बस। तो STP पे टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 273 केल्विन।
प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब मरकरी। मरकरी के एक कॉलम को इस वक्त मैं अपने हाथ पे मरकरी के एक कॉलम को 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर एक ट्यूब में खड़ा कर दूं, तो मेरे हाथ पे जो उस मरकरी की वजह से प्रेशर लग रहा होगा ना, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। आपके ऊपर जो लग रहा है वो है स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 760 मिलीमीटर Hg। टेम्परेचर क्या है? फिक्स 273। ये तीनों मेरे को लैब के एक्सपेरिमेंट से मिल गए। ये मेरे को पहले ही पता है, ये मेरे को पहले ही पता है। आ जाएगा वॉल्यूम, यानी यही N2 अगर तुमने कलेक्ट की होती एसटीपी पे तो उसका ये वॉल्यूम आना था। द मोमेंट आई गेट वॉल्यूम, उसके बाद मैं लगाती हूं एवोगैड्रो लॉ, कि मेरे को पता है एसटीपी पर किसी भी गैस का, जैसे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है? 28 ग्राम। अगर उसका वॉल्यूम इतना होता, मतलब आप तराजू में तोल तो नहीं सकते, लेकिन हम बता दें उसका मास 28 ग्राम होगा। लेकिन आपको V2 कितना मिला? आपने कैलकुलेट करा, सपोज 20 ml। अभी मैं क्वेश्चन दूंगी आपको। V2, ये जो आपको V2 मिला है, दिस V2 इज व्हाट? ये वॉल्यूम कितने ग्राम के बराबर होगा? अगर 1 ml होता तो कितने के बराबर होता? 28 बाय दिस। और V2 ml है तो किसके बराबर होगा? 28 बाय दिस इंटू V2। यानी मेरे पास नाइट्रोजन का मास आ गया। ये नाइट्रोजन कहां से आ रही थी? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि ट्यूब में तो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड ही डाला था। यानी इससे मेरे को पता चल गया भाई नाइट्रोजन के इतने ग्राम से। पुट कर दिया नाइट्रोजन का ग्राम यहां पर। इसको किससे डिवाइड करूंगी? W ग्राम से, परसेंटेज निकालने के लिए, इनटू 100। दैट इज माय डूमास मेथड फॉर्मूला। अब ये सुनने में तो ऐसे लगा जैसे मैंने सुना दिया, लेकिन इसको रिटेन हम कर पाए, पता नहीं क्वेश्चन में हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपकी डीपीपी में भी हो। पहले मैं एनसीईआरटी का लूंगी, फिर मैं जेईई मेंस में आए हुए या वैसे क्वेश्चन लूंगी। देख लेना, ये है आपकी डीपीपी में, चेक करो। बस ये है तो नोट मत करना, क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन दिया कैसे जाता है। ये एनसीईआरटी का है। इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान दीजिए, हैव अ लुक। इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इतने ml नाइट्रोजन कलेक्ट हुई। इन विच मेथड? जो चल रहा है डूमास मेथड। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया। डूमास मेथड के दौरान मुझे पता चलता है इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसने, इतने ml N2 कलेक्टेड एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। ऑब्वियसली इट इज नॉट एसटीपी। और मेरे से पूछ लिया निकालो परसेंटेज ऑफ N2, नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, परसेंटेज ऑफ N। एक्वस टेंशन 300 केल्विन पे पहले ही मेरे को दे रखी है। यानी कि अब इसको करने का तरीका देखिए। पहले तो गिवन चीजें, P1 कितना है मेरे पास? मेरे को तो 715 दे रखा है। मुझे पता है ये वेट गैस है, यानी वेट गैस मतलब N2 प्लस वाटर अंदर है। अब इसमें साथ में वाटर वेपर भी रहे होंगे, तो वेट गैस का प्रेशर दे रखा है, जो एक्चुअली में प्रेशर ड्यू टू अकेला नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर होता है। अंडरस्टूड? अब प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन ड्राई गैस पता नहीं, वही निकालना है मेरे को। और वाटर का प्रेशर, एक्वस टेंशन कितनी दे रखी है प्रिया इसमें? ना 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 ना, 300 केल्विन पर प्रेशर कितना है? 15 यूनिट से प्रेशर पहचानना सीखो, ठीक है? दिस, तो क्या अब मेरे पास अब है ड्राई N2 गैस का कितना प्रेशर आ गया? 700। 715 में से 15 माइनस हो गए, देखिए दिस माइनस दिस, तो मेरे पास P1 कितना आ गया? दैट इज 700। T1 कितना दे रखा है? शायद 300 केल्विन, राइट? और V1 तो नाप के आए हैं और शायद दे रखा है ऊपर 50 ml। तो मेरे पास P1 V1 बाय T1 आ गया। मैं पुट कर रही हूं 700 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 300। एवरीवन क्लियर? इसको अब मैं किसके साथ रिलेट करूंगी? P2 V2 बाय T2। अब P2 V2 बाय T2 मेरे को कौन से करने हैं? एसटीपी। तो नवनीत एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है? राइट, 760 मिलीमीटर Hg। V2 कितना है? वही तो काम है। और टेम्परेचर कितना है? 273। तो मेरी क्लास यहां से मेरे को V2 निकाल के दे सकती है? थोड़ा क्विकली दो, चाहे स्लोली दो, कोई बात नहीं। 41 समथिंग
अप्रोक्सीमेटली मेरे को 41 मिलीलीटर मिला, मैंने लिख दिया पॉइंट को इग्नोर करके। अब मेरे पास V2 आ गया, और खास बात ये V2 एट STP है। ये कंडीशंस क्योंकि मैंने STP की लिखी थी। पहले बताइए, इतना सबको क्लियर? जसकरण क्लियर? सहज क्लियर? इतना इंदर क्लियर है सबको? अब लास्ट चीज, वॉल्यूम आ गया, तो फिर वो फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का क्या था? मैं अब आप चाहो तो आप यहां से सीधे फॉर्मूला लिख सकते हो, और मैं अगर मेरी पर्सनल चॉइस देखो, आई नेवर राइट फॉर्मूला। पता नहीं पैनिक में जल्दबाजी में इसका उल्टा ना कर दूं, मैं हमेशा यूनिटरी से करती हूँ। इट्स योर चॉइस। तो अभी मेरे को पता है, क्योंकि अभी अभी कर रहे हैं, तो अभी अभी तो याद होगा। 28/22400 मल्टीप्लाइड बाय 41 इंटू 100, और नीचे क्या आना चाहिए था? कितने ग्राम था इसमें? 0.30। दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब इसको जरा संभालिए, क्योंकि ये टॉपिक के लिए मैंने शुरू से ही कहा है कि आपके दम पे होगा ये टॉपिक, स्टाफ के दम पे नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस पे होगा। अंडरस्टैंड? और जो लोग कर रहे हैं मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन कोशिश आप करोगे, एक बेसिक करा दिया मैंने आप। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। घर आप बाद में लिख सकते हो, सेम डे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रुक के लिख सकते हो। अब अगर मैं कहूं ये करो तुम लोग, मैं वेट कर रही हूँ। ये है आपका, इसके बाद डूमास क्लोज, फिर जल डाल करेंगे। आने ऑनलाइन क्यों बेटा? ऑल वेल? मैम वो थोड़ा वायरल हो रहा है। एक सेकंड आन्या, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कैमरा भी किसी बच्चे ने नहीं ऑन कर रखा, दोनों में से मेरी सेटिंग में इशू है। आन्या एक बार बोलना बच्चे। मैम वो थोड़ा वायरल हो गया। ठीक है, थोड़ा ही रखना वायरल को, बड़ा मत बनाना भाई, बहुत बड़ा हो रहा है लोगों को आजकल। यस। आंसर चाहिए मेरे को। मैं बताती हूँ किस साल कहाँ आया हुआ है क्वेश्चन। हाँ होगा बिल्कुल। देना मेरे को आंसर, मान्य आकृति। लाओ मिथिलेश आंसर। इसमें उल्टा कर दिया, आपसे परसेंटेज दे के बाकी सब पूछ लिया। तो सबसे पहले तो मेरे को फॉर्मूला यूज करना है। क्यों मिथिलेश? फॉर्मूला क्या था? 28 नहीं, हाँ सॉरी, 28/22400 इंटू जितने भी ml है। शायद मेरे से वो पूछा नहीं, वो भी दे रखा है। अच्छा W पूछा है, ओके ओके ओके। तो वॉल्यूम कितना है इसके अंदर बच्चों? मेरे को इतने पास से सारा दिखता नहीं। 50? अच्छा ऊपर ही चला गया है ना। नहीं ये तो रहा 50 ml, सॉरी। 50/W इंटू 100। मुझे चेक करना मैं कहाँ गलत हूं। करी तो है मैंने गलती, एक सोच के करी, एक इंटेंशन से करी है कि एक बच्चा सबसे पहले क्या पकड़ता है? ये पकड़ता है। मैंने भी ऐसे कैसे पुट कर दिया इसके अंदर? ये यस, क्योंकि
मतलब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी मिस्टेक्स को हम निकालें। ये वॉल्यूम शुड बी एट एसटीपी। तो चेक करो, यानी इस फॉर्मूला के साथ कहीं अपनी कॉपी में मेंशन कर लो ये बात कि ये जो वॉल्यूम है ना बेटा, ये एसटीपी पे पुट करना है। दिस तो एसटीपी पे थोड़ा ये वॉल्यूम, तो देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, मेथड कितनी लंबी थी। यानी पहले मेरे को P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2 लगा के नया वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मैं लगाती हूं, प्रेशर कितना दे रखा है मेरे को, हेल्प करो मेरे को, सहज कैलकुलेटर दो, छोड़ बिल्कुल, रुको मेरे पास है ही नहीं फाइनल आंसर। सहज मुझे बताओ P1 क्या पुट करूं, सब कुछ तुम्हारे सामने है, सिर्फ P1 700 क्यों, 715 क्यों नहीं, एक और गलती मैं कर रही हूं, करेक्ट मी। राइट, क्यों, क्योंकि इससे बेटर आंसर और दे सकते हो सहज, क्योंकि मैम ये वेट गैस का आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, हाँ मतलब एक्सप्रेशन ऐसा ही होना चाहिए कि वेट गैस का है। माइनस करना है जब बोलता है ना बच्चा, इसको इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वी ऑलवेज एज्यूम ये रट रहा है क्योंकि ये वेट गैस का है, राइट। और एक्वस टेंशन दे रखी है, तो चलो वो तो मुझे बहुत इजीली तुमने बता दिया 700। यहाँ वॉल्यूम कितना 50, टेम्परेचर शायद 300 दे रखा है, और P2 कितना पुट करूं 760, V2 निकालना है, बाय टेम्परेचर कितना पुट करूं। अब वॉल्यूम दो मेरे को, ये मैंने पिछला ही क्वेश्चन दे दिया है क्या 41। हाँ अच्छा, मैंने रिवर्स करके हो गया, ओके ओके माय बैड। अच्छा ये भी तो वैल्यू सेम है, 715 15 300 केल्विन, यस। चलिए एनीवेज, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने कोशिश करी एक गलती करने की, वही होनी है आपसे, इसमें इसमें कोई और गलती आपसे होनी भी नहीं है, आप वॉल्यूम तड़ाक से वो पुट कर जाओगे। तो कहीं आपकी कॉपी में लिखा हो ना कि बेटा यहाँ है ना एसटीपी वाला वॉल्यूम लिखना है, उससे आप कभी गलती नहीं करोगे, फिर तो आपके लिए है ही क्या, जितनी लंबी मेथड उतना छोटा सोल्यूशन। तो अगर कोई पूछे ना ऊपर वाला उतर के कि बेटा क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन देना है, कहां से दूं, प्लीज आस्क फॉर डूमास, क्योंकि अभी बाकी आ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन बहुत खराब है, डूमास की सबसे इजी है, हो जाएगा। कैन आई मूव, हाँ जी। आंसर अभी मैं कैलकुलेटर लिए थोड़ी खड़ी हूं, मुझे नहीं पता, आंसर ढूंढना पड़ेगा यार। कितना दे रहे हो, 0.419 ग्राम इज एग्जैक्ट आंसर। इसका आंसर है 0.419 ग्राम्स, जो डब्ल्यू आपको यहां निकालना था। आगे चले, डूमास हो गया, चलिए जाल डाल मेथड करते। फिर डूमास की मेरे पास जेई और नीट के क्वेश्चन मैंने बहुत ढूंढे, क्योंकि बहुत साल से बजाय डूमास के जाल डाल ज्यादा कवर हुआ है, तो उसके मेरे को मिल गए, तो वो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरी मेथड नाइट्रोजन एस्टिमेशन की, दैट इज जाल डाल। जाल डाल मेथड की सिर्फ एक लाइन मैंने आपको कराई थी, डूमास से इसका फर्क क्या है प्रिंसिपली। इसमें मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद जितना भी नाइट्रोजन है उसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करती हूँ। डूमास में किस में कन्वर्ट कर रही थी, नाइट्रोजन गैस में, और उसको KOH के ऊपर कलेक्ट कर रही थी। अब यहां पर ये मेथड क्या है, देखो ये ना एक ही बार में समझ आ सकती है, इसका रीटेक पॉसिबल नहीं है। अगेन इसके लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना होगा, माय स्टाफ इज नॉट एबल टू हैंडल इट, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये। तो मैंने इसको बहुत देर लगा के आपके लिए थोड़ा सा इजी किया, किसी बुक में इतना इजी वे में नहीं दिया होगा, इसलिए इसको यही समझिए। अगर आप लेकर आए ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ नहीं, कॉपर ऑक्साइड किसी चीज से नहीं, ऐसा मतलब अभी फ्लास्क भी छोड़िए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला खूब सारा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, राइट। ये क्या करता है, जितना भी नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन है उसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। बाकी चीजों का क्या हुआ परवाह नहीं, कि आपको हाइड्रोजन का क्या हुआ, कार्बन का क्या हुआ, भूल जाना। तो जितना भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आई इंश्योर वो सारा अमोनियम सल्फेट बना के अलग हो गया। अमोनियम सल्फेट जो आपके पास बन के आया उसको प्रॉपरली डिसॉल्व या डाइजेस्ट किया गया एल्कली में। अमोनियम सल्फेट को एक एल्कली के साथ प्रॉपरली डिसॉल्व किया गया, और आपके पास उसकी वजह से कौन सी गैस बन के आई, अमोनिया। सी दीज टू रिएक्शंस, सारा नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सारा नाइट्रोजन
अमोनिया की फॉर्म में, यानी नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन अमोनिया ओनली, क्योंकि जितना नाइट्रोजन था पहले मैंने अमोनियम सल्फेट बनाया, उसके बाद उसको अमोनिया गैस में कन्वर्ट किया, फिर शायद एसटीपी वाली चीज आए, देखते हैं क्या आएगी क्या नहीं आएगी। अमोनिया इज अ बेस, राइट, अमोनिया एक बेस है, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे कलेक्ट करके रख लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, कोई बस मेरे को बता दे कितनी अमोनिया, कोई कितनी अमोनिया बता दे मेरे को, फिर तो मैं बता ही दूंगी नाइट्रोजन कितना है उसके अंदर। लेकिन ये इतना सीधा साधा मामला है नहीं, कितनी अमोनिया कैसे पता चले। चलिए, आपके कंटेनर में वाटर इवेपोरेट हो गया, सोडियम सल्फेट आपने अलग कर दिया, अब आपके पास एक गैस थी, उसको कहीं पर आपने कलेक्ट कर लिया अलग से, कितना, और अमोनिया की बड़ी टेंडेंसी होती है वाटर में डिसॉल्व होने की, तो हमने उसको भी अलग कर दिया। अब आपका टारगेट है अमोनिया कितनी, ये कैसे पता लगाएं। तो हमने क्या किया, इस अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड में फिर डिसॉल्व कर लिया और उससे अमोनियम सल्फेट दोबारा बना लिया। ठीक है, फाइनली मैंने अमोनिया कितनी है वो पता लगाने के लिए क्या किया, एसिड डालना शुरू किया। जितना एसिड यूज होगा उससे डबल अमोनिया होगा। अमोनिया गैस कैसे पता लगाऊं, जितना एसिड यूज होगा ना उससे डबल अमोनिया होगा पक्का। मोल कॉन्सेप्ट में दिख रहा है, 1 मोल H2SO4 इज टेकिंग केयर ऑफ 2 मोल अमोनिया। तो अगर मुझे पता चल जाए मैं H2SO4 की M1V1 जो दे रही हूं, तो मेरे को ग्राम्स पता लग गए, उस हिसाब से मेरे को अमोनिया के ग्राम्स पता लग गए। आ गई मैं आपके सामने, करो जी अब कैलकुलेट। तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और अमोनियम सल्फेट बना। बट प्रैक्टिकली सोच के देखो, एक कंटेनर में अमोनिया है, इमेजिन करके देखो, उसमें मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल रही हूँ, मेरे को पता है नहीं अमोनिया कितनी है, तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड नाप के कैसे डाल सकती हूँ, मुझे क्या पता अमोनिया कितनी है। मेरे को अंदाजे से थोड़ा ज्यादा तो डालना पड़ता है ना, कि हमें लैब में कहा होता है इसमें 5 ml H2SO4 डालिए, तो मैंने 5 ml डाला, जितना मेरे को कहा गया मैंने उतना H2SO4 डाला। बट आई एम नॉट श्योर सारा यूज हुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही तो नहीं है ना अमोनिया कितना है। अब जब मेरे को अमोनिया कितना है ये नहीं पता, तो मैं नाप के कैसे आधा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूंगी। सवाल तो वही है, वो कितना है। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन से आपको मैनुअल में वैल्यू दे दी, भाई 10 ml H2SO4 आप डाल रहे हो जिसकी मोलैरिटी इतनी है, आपने वो डाल दिया। इतना तो इंश्योर कर लिया मैंने, अमोनियम सल्फेट तो सारा रिएक्ट करा लिया। अब कुछ एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड बचा रह गया, जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी क्लैरिटी भी क्वेश्चन करके आएगी, जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड बचा रह गया बस वो निकाल दो। तो अब अगला काम मेरा क्या था, यहां पर अमोनिया थी, सॉरी, यहां पर अमोनिया और H2SO4 का मिक्सचर है, और वो अपने आप न्यूट्रलाइज होके अमोनियम सल्फेट भी बनाया पड़ा है, पर मेरे को ये नहीं पता इसके अंदर एसिड बचा हुआ कितना है, कितना एसिड पड़ा है। ऐसी चीजों को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन की थी हमने, सबको याद है कि एक अननोन स्टैंडर्ड नीचे दिया होता है, अननोन किस मामले में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के मामले में। उसको टाइट्रेट किया मैंने NaOH की एक ब्यूरेट भर के स्टैंडर्ड नोन से, जिसकी मेरे को मोलैरिटी भी पता है, जिसकी मेरे को वॉल्यूम थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब मैं एसिड लेफ्ट यानी कि अनयूज्ड जो था उसको टाइट्रेट कर रही हूं बाय अ गिवन वॉल्यूम एंड मोलैरिटी ऑफ बेस NaOH। तो NaOH का M2V2 मेरे पास होगा, NaOH का M2V2 मेरे पास होगा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डाला भी था मेरे पास उसकी मोलैरिटी भी है बच्चों, मेरे पास ये भी होगा। मेरे को सिर्फ यही तो निकालना है कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा पड़ा है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का, वो करेंगे भी न्यूमेरिकल्स में। तो मैंने निकाल लिया जी, आपने 10 ml जो डाला था उसमें 2.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे इसके अंदर पड़ा था, निकाल के आपको मैंने दे दिया। आप नहीं कर रहे, वो क्वेश्चन में दे दिया। तो इसका मतलब जब अब मैं आ गई रिपोर्ट मेरे पास, अब मैं कैलकुलेशन ढूंढती हूँ, फिर क्वेश्चन में और क्लैरिटी आएगी। जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था वो कितना था, W ग्राम, ये तो सबको समझ आ गई। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो आप एक्सेस ले चुके थे, 10 ml 20 ml 25 ml जितना भी, वो था कैपिटल V। कितना वॉल्यूम NaOH का इस्तेमाल हुआ टाइट्रेट करने के लिए उस बचे हुए एक्सेस H2SO4 को, उसका वॉल्यूम सपोज छोटा v लिख दिया मैंने। टेकन वाज दिस, एंड बचा खुचा लग रहा है इसी के बराबर ही होगा। जितना NaOH यूज हुआ नीचे वाले सल्फ्यूरिक एसिड बचे हुए को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसको जरा क्लैरिटी से समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ऑफ व्हाट, न्यूट्रलाइजिंग बचा खुचा सल्फ्यूरिक एसिड।
जो बचा कुचा सल्फ्यूरिक एसिड था उसके लिए मेरे को NaOH का खर्चा करना पड़ गया इतना, स्मॉल v ml। मैं V2 V1 ना लिख के ये लिखा। अब मैं आती हूँ, इस सबसे मेरे हाथ में क्या आया, इतना कुछ कर डाला आपने। जो NaOH मेरा इस्तेमाल हुआ होगा H2SO4 के न्यूट्रलाइज करने में, उसकी बैलेंसिंग देखिए। H2 से 2 प्रोटॉन आते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को कितने NaOH चाहिए होंगे? 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH चाहिए। टाइट्रेशन में तो यही होता है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी न्यूट्रलाइजेशन में सेम चीज पढ़ी है। तो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। ये तो थर्मो में भी पढ़ा है, टाइट्रेशन भूल जाओ। दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाए। और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। इस पे भी प्रॉपर पूरी क्लास लग चुकी है अपनी, भूल गए होंगे, बात अलग है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का ये रिलेशन होता है मेरे पास, देखिएगा, चेक, यही रिलेशन है। नॉर्मेलिटी में वी आर नॉट कंफर्टेबल भाई, हमें तो मोलैरिटी की आदत पड़ी हुई है। तो अब हम आते हैं मोलैरिटी पे। नॉर्मेलिटी को अगर आप n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो वो मोलैरिटी बन जाती है। इसका n फैक्टर क्या है? 1। एक NaOH एक OH देता है। तो यहां देखिए, नॉर्मेलिटी को मैं अगर मोलैरिटी को मैं 1 से डिवाइड कर देती तो नॉर्मेलिटी की जगह लिख सकती हूँ 1। क्यों नहीं लिखा? ऑब्वियस है। इसी तरह से इसकी नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना हो तो क्या? 2। यानी NaOH जो मैं ऊपर से डाल रही थी, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, उन दोनों में ये रिलेशन। अगर मैंने दोनों की मोलैरिटी रखी सेम, क्यों सेम रखी? बचने के लिए कैलकुलेशन से। आपको पता है जो आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो उसकी मोलैरिटी आपको पता होगी। आप उस सल्फ्यूरिक एसिड के वॉल्यूम के पीछे हो, ना कि मोलैरिटी के पीछे। तो मैंने दूसरे की जो NaOH उठा के लाई, मैंने उसकी मोलैरिटी भी सेम रख दी। ये तो दोनों मेरे हाथ में थी, तो मैं डिफरेंट क्यों रखूं? मैंने दोनों की सेम रख दी, कट जाएगी। और कट कटा के क्या आया? वॉल्यूम ऑफ एसिड बचा खुचा जो पड़ा था, वो देखिए एसिड इंटू 2। और इधर क्या है? वॉल्यूम ऑफ बेस जो यूज हुआ। ये 2 इधर ले आऊं और इसको इस तरह से लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ एसिड अनयूज्ड इज एक्चुअली आधा ऑफ NaOH यूज्ड टू टाइट्रेट इट। NaOH आपने 25 ml यूज किया, उसका आधा कर दो, क्योंकि डबल लगता है ना NaOH। ये सारा मैं बिना बताए सीधे भी बोल सकती थी, लेकिन आपके अच्छे नीट और जेई के क्वेश्चन मर जाते उसमें। कहां से आया ये मेरे पास रिलेशन? दोनों की मोलैरिटी सेम है। नीचे आपने 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर से 10 ml NaOH डालना पड़ेगा ना, डबल डालना पड़ता है, क्योंकि NaOH में एक ही OH है, H2SO4 में 2 H है, तो डबल डालना ही डालना था। ये मैं वैसे भी दे देती, बट वाई, क्यों ना घुसूं इसमें, बार बार चीजें आनी चाहिए सामने। तो अब मेरे को बिंदास पता चल गया भाई, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड अनयूज्ड भी है, वॉल्यूम ऑफ एसिड डन भी है, यानी डिलीवर्ड भी है, और कितना अनयूज्ड रहा वो भी है। तो करना क्या चाह रही हूं मैं, वो देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जाल्डाल मेथड। इसकी इस डेरिवेशन को बचिएगा करने से। अगर फिर भी लगा, रिवीजन के दौरान करा दूंगी। फॉर्मूला कहां से है? सिंपल, वो यूनिटरी मेथड है। पिछले वालों में भी आप जानते हो कि ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से। ये बिग डील नहीं है जालडाल में। अगर मैं अभी जालडाल में आपको ये भी डिराइव कराने लग गई तो इससे फोकस मेरा हट जाएगा, विच इज एक्सपेंसिव। मैं इससे फोकस नहीं हटाना चाह रही, फिर तो यूनिटरी मेथड है। तो थोड़ी देर के लिए, आज के लिए आप ये फॉर्मूला याद करेंगे कि नाइट्रोजन की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? 14, जो कि उसका मोलर मास है, मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी? जो एसिड आपको अमोनिया के लिए डालना पड़ा था। कौन सा एसिड डाला था? H2SO4। उसकी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, उसका n फैक्टर इनटू 2। राइट? वो n फैक्टर इसीलिए है क्योंकि वो ये चीज की केयर वो करता है। जो 2 लिखा है दैट इज n फैक्टर। और ब्रैकेट में वॉल्यूम आपने सल्फ्यूरिक एसिड का 10 ml लिया था, बट अनयूज्ड वॉल्यूम कितना है वो भी आपको दिया जाएगा कि इतना NaOH यूज हुआ। क्वेश्चन दिखाऊंगी अभी। तो NaOH अगर 10 ml यूज हुआ, कहीं उसका नीचे का डिवाइडेड बाय 2 ना भूल जाएं आप, तो वो भी फॉर्मूला में डाल दिया। डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि मेरी मोलैरिटी की चल रही हैं चीजें, राइट? और परसेंटेज के लिए इनटू 100 और डिवाइडेड बाय W तो है ही।
ये पूरा फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को फिर से समझिए क्या चीज कहां, और अभी थोड़ी देर में 2 क्वेश्चन करेंगे, पहले एक जेई का, नीट का और एनसीईआरटी का, ताकि आपको क्लियर हो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। नीट का सबसे मुश्किल मिला मेरे को आज क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है, सबसे मुश्किल जो है वो नीट 2018 में मिला मुझे, मैं बोलूंगी लास्ट मेरा वो होगा आज का। अब आप सोचिए ये मैंने क्या लिखा है फिर से, दिस इज मोलैरिटी ऑफ एसिड जो डाला गया, दिस इज कितना एसिड आपने डाला 10 ml 20 ml, दिस इज VB इज वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, उसको आधा किया तो अनयूज्ड एसिड का आ गया। तो सोच के देखो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना लिया और अनयूज्ड कितना था, तो इसकी जगह क्या आ गया, यूज्ड वॉल्यूम। तो मैं क्या कर रही थी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ही तो कर रही थी। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम्स, ऊपर ग्राम्स ही तो लिख रहे थे और नीचे W ही तो कर रहे थे इतनी देर से परसेंटेज निकालने के लिए कि कितना ग्राम्स नाइट्रोजन का बना। तो अब इसके बाद मैं आती हूं इसको किसी और फॉर्म में अगर मुझे लिखना पड़ गया कि आप भूल जाओ M1 पता नहीं किसका लिख दिया मैम ने, हम तो भूल गए, तो फॉर्मूला याद करते वक्त मोलैरिटी ऑफ एसिड लिख देते हैं। क्योंकि मेरे एग्जांपल में मैंने H2SO4 लिखा है इसलिए मैंने मोलैरिटी ऑफ H2SO4 लिख दिया। इस सारे से मुझे क्या मिलता है, ट्वाइस, क्योंकि आप स्टेटमेंट असर्शन रीजन में ये भी मिलता है आपको, दिस इज व्हाट, ट्वाइस। ये क्या था, व्हाट वाज दिस, एक्चुअल वॉल्यूम यूज्ड twice the volume of acid used divided by W, of course into 100 और 1000 जो है ना बच्चों, ये कट कट आ गए और 14 का 1.4 हो गया, तो अब इंटू 100 और बाय 1000 से भी जान छूट गई, 1.4 मैंने सीधा कर दिया, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। और जनरलाइज करती हूं मैं, क्या पता H2SO4 ना दूं और नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तो गलत कराना है ना आपसे, तो उसमें क्या होगा, वही 1.4 मोलैरिटी ऑफ एनी एसिड यू आर यूजिंग। ये ट्वाइस क्या था, एन फैक्टर ही तो था, H2SO4 मैंने ट्वाइस लिख दिया, इनटू एन फैक्टर, और उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 100 तो पहले यूज हो चुका है इसलिए गलती से भी दोबारा इनटू 100 मत कर देना, कि अगर मैंने H2SO4 की जगह तुमको HCl दे दिया और तुम ये ट्वाइस कराए, हम तो गए काम से। HCl में एन फैक्टर क्या होता है 1, वहां ये ट्वाइस नहीं होगा, तो सही मामले में फॉर्मूला हुआ ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। और आपको बता दूं जिन लोगों ने पिछले चैप्टर्स ढंग से नहीं किए हुए, एन फैक्टर HCl के लिए 1 है, H2SO4 के लिए 2 है, H3PO4 के लिए 3 है, वो एन फैक्टर आपको बताते जाएंगे साथ साथ। तो पहले तो इस मेथड को जरा नोट करिए, फिर इसके ऊपर 3 क्वेश्चन करूंगी, तब जाके जाल डाल आपको क्लियर होगा, करिए नोट। अब मैं जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं कर लेती तब तक मेरे को नहीं क्लियर होता, ये तो जबरदस्ती सुनाया और आपने सुना। सबसे पहली चीज, क्या जाल डाल मेथड से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होती है वो एस्टिमेट किए जा सकते हैं? नहीं, इसकी लिमिटेशन, तभी डूमास की जरूरत पड़ी थी, वरना क्यों इतने 2 बड़े बड़े मेथड तुम्हें पढ़ा दिए गए। जिनके अंदर नाइट्रोजन खुद रिंग में है, नाइट्रोजन रिंग में है, रिंग का मेंबर है, साइक्लो कंपाउंड का खुद एक वो कंट्रीब्यूटर है, वहां आपको जाल डाल टेस्ट नहीं मिल सकता एस्टिमेशन का। सारा नाइट्रोजन आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, उस नाइट्रोजन को आप अमोनियम सल्फेट में नहीं बना सकते। सेकंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, आई थिंक नाइट्रो, तो नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो बेंजीन, आप कोई भी कंपाउंड जिनमें नाइट्रो ग्रुप है उसमें भी नाइट्रोजन फेल्स टू कम इन दिस एस्टिमेशन, तो गलत हो गया आपका एस्टिमेशन। थर्ड, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन खुद नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो उसमें भी ये टेस्ट फेल हो जाता है, इन 3 जगह ये टेस्ट फेल होता है। तो जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनमें मेरे को ज्यादातर जो क्वेश्चन मिल रहे हैं असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स, वो जेई नीट में लेटेस्ट पिछले 4-5 सालों के ऐसे मिल रहे हैं। कैसे, एक दिखाती हूँ, ये मैंने जेई का क्वेश्चन उठा के रखा है आपका 2018 का। इन चारों में से किसके लिए जाल डाल सूटेबल है? ज्यादातर ऐसे ही आए हुए थे, वो आपने ये पढ़ के मेरे क्वेश्चन उड़ा देने थे, मैंने इसलिए इतनी मेहनत नहीं करी। मेरा बेसिक आज था मैं न्यूमेरिकल्स लाऊं, ये तो आप बता ही दोगे। स्टिल प्रकृति, इन चारों में से किसके लिए जाल डाल हो सकती है या किसके लिए नहीं, और क्यों, कुछ भी बता दो। सेकंड में नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन रिंग का मेंबर हो गया। थर्ड में क्यों नहीं होगी, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया। फर्स्ट में होगी
क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ना तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना रिंग का मेंबर है। इसमें क्यों नहीं होगा? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है। तो लेटेस्ट तो इस तरह के आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत कम आए हैं, स्टिल मैंने ढूंढे हैं और वो मैं अगली स्लाइड पे ला रही हूं। तो सबसे पहली चीज ये आपके लिए क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब आपको तंग करने के लिए क्या करते हैं, मैंने तो ये दे दिया, इसका नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे। अभी क्या हो रहा है, मैंने खोल के लिखा तो आपको कितना आराम से समझ आ गया। वहां 4 ऑप्शन क्या होंगी? एनिलिन और है, मैं अभी खोले बैठी हूँ, दिख रहा है मैं, बट मेरे को अभी तो आज एक बार स्ट्रक्चर बना के देना ही था आपको, और इसको 12th में पढ़ोगे आप। बेंजीन डाई एजोनियम, डाई एजो वर्ड आता है जब 2 नाइट्रोजन एक साथ जुड़े होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हैं तो उसके लिए डायजो, और ईएम होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इसका नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सारे डायजोनियम फेल्स टू गिव जाल्डाल टेस्ट, सारे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो फला फला सब फेल टू गिव जाल्डाल टेस्ट। और उसके अलावा जिसमें रिंग में नाइट्रोजन हो, अब मैंने यहां पर आपको पिरिडिन नाम दे दिया और आप ये स्ट्रक्चर नहीं बता पाए, तो आपका मुफ्त का क्वेश्चन था ये, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई जाल डाल की इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं पूछी। तो बस ये दिक्कत आती है कि हमें नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम याद ना हो, जो आपकी आईयूपीएससी की वजह से गड़बड़ होती है। 4th वाले में इसलिए नहीं हो रहा, N2 जब आप इसको खोलोगे तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना मिलेगा आपको। ये मेरा बज रहा है क्या? हाँ, बस फिर मैं तो रख लूंगी इसको। चलो, तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है तो भी जाल डाल नहीं होता। क्लियर है सबको? नोटेड। अब आगे मैं चलती हूँ, एक क्वेश्चन ये दिखाया आपको, अब लेते हैं जरा इसके न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल उठा के लाई सबसे पहले। Put values, calculate and give me answer. Standard method, ammonia evolved from itne gram of organic compound is neutralized by 10 ml of 1 molar H2SO4, find percentage of it. इस लाइन में साफ तौर पे क्या मेंशन्ड है? अमोनिया, हाँ जी आ जाओ, अमोनिया न्यूट्रलाइज हो गई 10 ml 1 मोलर H2SO4 से। आप खुद तो लैब में जाके अनयूज्ड नहीं देख सकते जब तक आपको कोई बताए ना। इट मींस व्हाट? ये उतना ही वॉल्यूम था जो यूज हुआ। पुट these values and tell me। मेरा फोकस मेनली है कि आप पहली स्टेज पे वैल्यू पुट करनी सीखें, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज कितना दे रखा है? 10, और उसके लिए एन फैक्टर क्या पुट किया? 2, मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है? जितनी तो लंबी मेथड थी ना, उससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन थी, कि सिर्फ उसकी एक बार अंडरस्टैंडिंग में टेंशन होती है, डर लगता है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं। मित्र जेई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, डू इट। कितना डिसिप्लिन से फॉलो किया गया है। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 एंड मोलैरिटी ऑफ NaOH केप्ट सेम, जो मैंने फॉर्मूले में M1 करी थी। यहाँ भी 1.4, यहाँ भी 1.4, ये तो वैसे ही कट गया। 5, 6, 3 and 10, दीज आर द 4 ऑप्शन। आंसर तो 10 है, अपनी गलती ढूंढो। ये गड़बड़ है फर्स्ट टेक में जो आंसर देते हो। अब इसी से अपने आप को एनालाइज करो, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप को एनालाइज खुद करो। मेरे से फर्स्ट गो में आंसर गलत होता है, मेरे को 2 बार करना है, फर्स्ट बार का तो मैम को देना ही नहीं जवाब। अब मिथिलेश गलती ढूंढो भाई, तुमसे गलती क्या हो रही है? वैल्यूज देखो, फॉर्मूला ये रहा, अब चेक करो। यहां तो नहीं हो रही होगी गलती, ऑफ कोर्स गलती तो होने की यही जगह है, मतलब मोलैरिटी एसिड की खोल के दे रखी है, गलती का तो एरिया ही सिर्फ ये है। बट स्टिल तुमने इसमें एन फैक्टर क्या पुट किया मिथिलेश? 2, क्योंकि H2SO4 है, वो भी करेक्ट, वहां भी गलती का स्कोप नहीं है। मोलैरिटी ऑफ एसिड भी तुम गलत नहीं पुट करोगे क्योंकि वो भी क्वेश्चन में गिवन है। बेटा गलती ही सिर्फ वॉल्यूम एसिड यूज्ड में है, अगर तुम खुद कर लो तो तुम्हारे को फायदा होगा, मैं तो बता लूंगी। एक बार खुद रियलाइज करो क्या गलती करी है। क्या तुमने वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड लिखा है? क्यों मिथिलेश 60 ml पुट किया है? क्यों? अगली लाइन का क्या किया है? साफ तौर पे बोला है कि जो बचा खुचा एसिड था उसको 20 ml NaOH लग गया, तो 60 में से 20 माइनस करो, इट इज 40। वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, यस, तो गलती तो एक ही जगह है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज। एनीवेज मुझे बताइए, मैं 60 में से 20 माइनस करूं, 40 पुट कर दूं, आ जाएगा आंसर सही?
अब उसमें क्या गलती हो रही है मिथिलेश समझिएगा, अगर आपसे अभी भी हो रही है, 40 ml बेस का वॉल्यूम है ये मुझे पता चल गया, लेकिन आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड कहाँ किया हुआ है हमने, ये इधर कितना एसिड यूज हुआ, बेस सॉरी, जो भी बेस का वॉल्यूम यूज हुआ एसिड के लिए कितना करना होता है उसको। ठीक है, कर लेंगे इस चीज को। अब 10 आ गया आप लोगों का आंसर। कोई और शॉर्टकट किसी ने ढूंढा हो जिसका 10 आ गया हो तो आई एम हैप्पी टू शेयर दैट शॉर्टकट। किसी के पास कोई और शॉर्टकट तो नहीं इजाद हुआ? करना भी मत। वॉल्यूम वाली बात याद रखिएगा, गलती ही आपसे इसमें होगी। वो बात अलग है, मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला ले आई, आपको कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला की, आप अपने इस तरीके से करिए ना, ये सेफेस्ट फॉर्मूला इज दिस, इसमें नहीं गलती होगी आपसे, सबसे सेफ फॉर्मूला ये, क्योंकि इसमें जो गलती आपसे हो सकती है वो यहाँ हिडन है। तो क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस से मुझे पता चलता है ये फॉर्मूला तो मैम आपने ललचाने के लिए दे दिया, यूजलेस। क्यों? ये तो मैंने HCl को ध्यान में रखते हुए बताया आपको। कॉन्सेप्ट आप सबको आता है, लेकिन कितना ही आता हो, जब जल्दबाजी होती है सॉल्व करने की हमसे गलती होती है। तो अपनी नोट्स कॉपी में लिखिएगा आई हैव टू यूज दिस, बाकी का मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे को यही फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि ये सेफेस्ट है। पिछली क्लास का फॉर्मूला मेरे को बताओ, मेरे को फॉर्मूला याद करवाना था आपको। क्या फॉर्मूला है मेरे पास ब्रोमीन की पर, इसी के लिए आप लोगों ने मेरे से मोलर मास 80 भी पूछा था। मेरे को बताइए क्या फॉर्मूला है। सॉरी, ऊपर लिखूं 80 बाय 108 प्लस 80, अब क्या करूं, इंटू एक्स बाय डब्ल्यू इंटू 100। चेक। ऐसे बहुत क्वेश्चन है नीट और जेई के, मैंने नहीं लिखे, मतलब मतलब आए हुए नहीं, जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक होता है इसी में कुछ इधर उधर कर दिया। जिसने जाल डाल और डूमा झेल लिया उसके लिए कुछ भी नहीं, जस्ट सी हो जाएगा। ये मेरे लास्ट क्लास के टेस्ट में था, आपको पता होना चाहिए। हेलोजन ऑर्गेनिक, अच्छा इसमें क्या ट्विस्ट दिया है कहने को, उसमें भी बाज थोड़ी आए, मिलीग्राम। कोई जल्दबाजी में यहाँ पे पुट कर दे 250, खत्म। मिलीग्राम का मतलब क्या है, 10⁻⁻3। तो ये गलती हो जाती है इसमें भी, मतलब ऐसा तो शायद ही मिले कि कुछ कुछ भी ना वो ट्विस्ट डाले। अगर ये ग्राम दे देते यहाँ पर तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मिलीग्राम दे दिया तो जेई का क्वेश्चन है, फर्क इतना ही है, इससे ऊपर फर्क नहीं है। सो ये क्वेश्चन अब सिर्फ इसमें ध्यान रखना था, मेरे को एक्चुअली 250 इंटू 10⁻³ ग्राम्स या 0.25 ग्राम्स कुछ भी ये पुट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सब मामला ग्राम्स में चल रहा है। क्यों ग्राम्स में चल रहा है? मोलर मास ग्राम्स में है। आप कई बार कहो नहीं मैं तो डब्ल्यू भाई मिलीग्राम में ही पुट करूं और मैं एक्स भी उसी हिसाब से चेंज कर दूं मिलीग्राम, नहीं जमी मेरे को आपकी बात कि जो एक्स दे रखा है 141 मिलीग्राम, वो भी मिलीग्राम में दिया है, वो भी मिलीग्राम में दिया है। एक सेकेंड, तो कट जाएंगे, ठीक है, मिली मिली कट जाएंगे। 1 मिलीग्राम में दिया और 1 ग्राम में दिया, मर गए हम। वो चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और कहीं पर भी ये आप ध्यान रखिए, जब मोलर मासेस हैं प्लीज फॉलो द स्ट्रेट रूट, कि मेरे को चीजें ग्राम्स में करनी है। यहां तो बाई चांस दोनों ही मिली मिली में दे दियो फिर तो कट ही जाएंगे, फिर तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, यहां तक तो मैं पहुंची ही नहीं। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ये लास्ट क्लास टेस्ट का था बट मेरे को रिवीजन के लिए चाहिए था। अब आपके पास दो एस्टिमेशन और बचे थे, सल्फर और फास्फोरस, जो जिसके लिए किसी कोई खास तामझाम नहीं है, कोई खास ऐसी मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सी मेथड है। अब ये मेरे साथ कर रहे हैं और मैं इसके भी क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। लास्ट स्लाइड पे वो नीट वाला क्वेश्चन है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर के एस्टिमेशन के लिए ऐसा कोई स्पेशल मेथड नहीं है, इसको भी केरियस मेथड कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्यूब। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि मेरे को इसमें करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है बच्चों इस टेस्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिंग HNO3 के साथ, फ्यूमिंग HNO3 का एक्चुअली मतलब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिक्स करके दी है, इसके साथ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हो तो एक बार सुनना पड़ेगा, फिर लिख है ही कुछ नहीं, ये चार इक्वेशन है बस। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, वो उस फ्यूमिंग HNO3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना के एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ने दीजिए। उसके अंदर अगर हाइड्रोजन है वो उसके साथ वाटर बनाएगा, वेपर्स, उड़ने दीजिए। अगर उसके अंदर सल्फर है, वाटर तो बन ही रहा है,
फ्यूमिंग HNO3 का ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन है, वाटर तो पूरी टेस्ट ट्यूब में पूरे फ्लास्क में बन रहा है। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते वक्त सल्फर बनने वाला वाटर, और ये जो है ना बच्चों HNO3, इससे एक्चुअली में मैं यहां लिख देती हूं, आपके नोट करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन अकेले किससे सप्लाई हो रहे हैं? HNO3 से। HNO3 is actually supplying these 3 oxygen to sulfur, बाकी वाटर। इन तीनों को मिलाओ, H2SO4 बन जाएगा। ऐड करो, सिंपल एल्जेब्रिक। सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, पूरे में देखो सारा सल्फर किस में चला गया? सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूम्स को हमने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दिया, उससे बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, छाना, पूरा प्रॉपर फिल्टर किया, सुखाया, एक क्रूसिबल में माइक्रोवेव में रख के मैंने सारा वाटर उसका बाहर निकाला, ओवन में रख के और नाप तोल के पहुंचा दिया लैब से, भाई x ग्राम बेरियम सल्फेट है। अब मैं नीचे की कैलकुलेशन तुमको ना भी दिखाऊं, जैसे हेलोजन में किया था, सोचिए अगर 1 मोल बेरियम सल्फेट है तो उसमें कितने ग्राम सल्फर रहा होगा? 32 ग्राम, जो उसका मोलर मास। कितने ग्राम में दे रखा है, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो उसी बात को आपको समझाने के लिए मैं क्या लिख रही हूं, देखिए BaSO4 का मोलर मास हम आपको दे रहे हैं 233। 233 ग्राम बेरियम सल्फेट बनता तो उसमें सल्फर कितना बनना चाहिए था? 32। बना कितना है? x। तो x बना है तो कितना होगा? 32 बाई दिस इंटू x ग्राम, और परसेंटेज के लिए क्या है? बाई W इंटू 100। तो एट द एंड अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए बीच बीच में बताते रहना चाहिए सल्फर की परसेंटेज क्या होती है, कितना सल्फर डिवाइडेड बाय कितना कंपाउंड इनटू 100, कितना सल्फर ये रहा, वो पुट किया बाय W इंटू 100। ये आ गई केरियस मेथड सल्फेट की एस्टिमेशन की। इस पे पास्ट ईयर में मेरे को इतना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है कि शायद मैंने ना ही लिखा हो, बट पहले आप इस मेथड को लिखिए, समझिए, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आया हुआ भी है, एनसीईआरटी बेस्ड भी, और ये जेई में भी आया हुआ है, पर 2011 के आसपास, अब तब पेपर बहुत इजी आता था, तो कहीं आप ये मत सोच लीजिएगा अभी भी ऐसा ही आएगा। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए ले आई कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, मतलब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन गॉन आर द डेज, ठीक है, कि आते हो। 2016 के बाद तो पता ही नहीं क्या हो गया, पेपर बनाने वालों को गजब डिफिकल्टी लेवल दे रहे हैं। सो इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड, सॉरी, इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इट गिव्स इतने ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालिए, दी मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्ट। आपको परसेंटेज निकालनी, आप ये याद करके आए ही हो। मास ऑफ बेरियम सल्फेट, ये आप खुद सोचो, इसमें मिलीग्राम से ऊपर क्या ट्रिक दे सकती हूं मैं आपको? कुछ नहीं दे सकती, बिकॉज दिस इज वेरी प्लेन। दैट्स व्हाई दिस इज स्कोरिंग पार्ट। ढूंढते हैं हम पहले कि कहीं न्यूमेरिकल्स में क्वांटिटेटिव से कुछ दे रखा है तो पहले वो कर लो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, कोई ट्विस्ट टर्न नहीं होगा। जालडा लो, डूमा हो, उसमें कुछ खास नहीं कर पाते, यही कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन चेक करना आपकी डीपीपी में गया है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी में भी, सल्फर का डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सब्जेक्टिव, तो ये एज इट इज गया हुआ है, मैंने आपके सामने इसलिए ले लिया कि आपको पता चल जाए कि फॉर्मूला लर्निंग से काम चलता है। लास्ट फॉर टुडे इज एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, वो भी कुछ ऐसी ही है। अगेन ये भी केरियस मेथड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिंग HNO3, तो मेरे साथ साथ नोट करिए, ये लास्ट है, इसमें है कुछ नहीं, मैं इसके बाद सीधे वो नीट वाला क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ। केरियस मेथड में क्या है, फिर वही ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने फ्यूमिंग HNO3 से दिया, बाकियों का क्या हुआ आपने पिछली स्लाइड पे देख लिया, मैं फिर से नहीं लिख रही, कार्बन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है तो वो नाइट्रिक एसिड से 5 ऑक्सीजन मांग के P2O5 फास्फोरस का ऑक्साइड बना लेगा। वी ऑल नो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। और एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? वाटर में डालो कोई ना कोई एसिड बनेगा। तो मैंने P2O5 को वाटर में डाल के थोड़ा हीट किया, कौन सा एसिड बना? फास्फोरिक एसिड। मुझे बताना इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। आई एम वेटिंग। परिधि, हंसिका, सक्षिता, मिनिष्का, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रेशा, आई एम वेटिंग।
+5, इट इज +5। जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, उनके नामों के पीछे इक लगा होता है, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी धीरे धीरे आप पकड़ना शुरू करिए, जो नाम हम बोलते हैं उनके पीछे लॉजिक क्या है। फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड बना के, जैसे पिछली वाले में हमने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड बना के अलग कर लिया था, अब हमने फॉस्फोरिक एसिड और इसकी फ्यूम्स को किया अलग, लेके आए अलग से, और इनको लाके दे दिया अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट, अच्छा HNO3 फ्यूमिंग तो चल ही रहा है हमेशा साथ, फॉस्फोरिक एसिड को अमोनियम मॉलिब्डेट इन प्रेजेंस ऑफ दैट फ्यूमिंग HNO3 मिलाया, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, जिसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया APM, बार बार बात करनी हो इसके बारे में तो। अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, येलो कलर का PPT, फिल्टर किया, छाना, सुखाया, फिर क्रूसिबल में रखा अवन में डाल के, और वापसी निकाला जब 2-3 दिन बाद, तो उसके X ग्राम आपको दे दिए, लैब से आ गए बाहर। हैव अ लुक, एक बारी को पेन छोड़ देना, मुझे पता है नोट करना, एक बारी को आप ये देखिए, इस पूरे में फॉस्फोरस कितना है, 31 ग्राम फॉस्फोरस का मोलर मास। तो इस पूरे का मोलर मास मैं आपको दे रही हूं 1877 ग्राम। अगर ये 1877 ग्राम होता तो इसमें फास्फोरस कितना होता, 31। X ग्राम है तो फास्फोरस कितना होगा, वही सब कुछ, इनटू X आ गया, डिवाइडेड बाय W इनटू 100। अब करिए नोट, ये आपकी फास्फोरस की परसेंटेज का तरीका है। कोई ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से, लेकिन आप देखिए उसमें कितना बेसिक मैथ्स, डे टू डे लाइफ की बेसिक मैथ्स इसमें इस्तेमाल हुई है। अब ये क्वेश्चन है नीट का 2018 का। पहले क्वेश्चन सुनिए, इसमें एक 12th का रिएक्शन है, तो वो मर्ज करके ही आते हैं एक्चुअली, ऑर्गेनिक में तो वैसे भी मर्ज ही होना है, तो रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दिया कि जो 12th में जाके वैसे भी आपको पता चलना है। फिर भी क्वेश्चन मेरे साथ अंडरस्टैंड करिएगा। अ मिक्सचर ऑफ इतने ग्राम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मेरी क्लास में सबको पता है, कॉमन नेम है, सबसे छोटा एसिड HCOOH। इतने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड भी मोल कॉन्सेप्ट से चला रखा है हमने, आप सबको वो स्ट्रक्चर भी पता है, डाइओइक एसिड है, इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको ये रिएक्शन नहीं पता बस, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर फॉर्मिक एसिड को आप H2SO4 देते हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का 12th क्लास का पार्ट। और अगर ऑक्जेलिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड देते हो तो वो इन तीनों में कन्वर्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वो एक तरह से आप ये समझिए H2SO4 क्या काम करता है। अगेन वी विल सी इट इन 12th क्लास, P ब्लॉक की ग्रुप 16 में आएगा, ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो हम सल्फर का सबसे फेमस कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड जरूर पढ़ते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। किसी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप सोचो कैसे नापी जाती है आज भी, कि इस कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले साल ऐसी थी या लास्ट डिकेड में ये थी, इस डिकेड में ये है। तो एक कॉमन मैन सोचता है शायद इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, पैसा, प्रॉफिट देख के, बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, आप कोई कपड़े की इंडस्ट्री ले लो, पेपर इंडस्ट्री ले लो, आप मेटल्स की इंडस्ट्री ले लो, आप फूड इंडस्ट्री ले लो, आप कोई इंडस्ट्री उठा लो, लेदर इंडस्ट्री ले लो, मतलब यू नेम एनी इंडस्ट्री जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल ना होता हो। कि छोटा सा घर में भी कोई जूता बनाने का काम कर रहा है ना, सल्फ्यूरिक एसिड उसको भी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सल्फ्यूरिक एसिड से होती है। तो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे, क्यों है ये किंग ऑफ केमिकल्स। उसमें पहली चीज, किसी भी चीज से पानी निकालना है, मतलब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, आपकी गाड़ी, स्कूटर, एक्टिवा, जो भी जिसमें भी बैटरी है, उसके अंदर जो बैटरी डली हुई है, उसका उसका सॉल्वेंट, उसका इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब कोई इंडस्ट्री का नाम ले लो, आपको ये मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का पहला रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेटिंग, ये पानी खींच लेता है। तो पानी खींच लिया, पीछे क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अब एक ओ तो लग गया ना पानी खींचने में, पीछे क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्लास 12th के पी ब्लॉक के रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक के रिएक्शन नहीं, पी ब्लॉक के। फिर दिया मेरे को ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा भाई, पानी तो खींचना ही खींचना है इसने, इसका काम ही यही है। दो चीजें क्या बची देख लिया। यहां आप पूछ सकते हो, अब 12th में पूछोगे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, मैंने पहले ही उसका जवाब दिया, दो ऑक्सीजन लाओगे किधर से, और यहां पर दोनों। ये आपके क्वेश्चन की शुरुआत, ये रिएक्शन 12th के थे इसलिए मैंने डाल दिए, पढ़ा भी दिए साथ साथ।
इन्होंने क्या कहा है, द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH। रिमेंबर KOH हमने कहीं यूज किया है, क्या काम होता है KOH का? कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह इंश्योर कर लेना, रोक लेना, लॉक कर देना। तो KOH के थ्रू आपने इसके अंदर से निकलने वाली फ्यूम्स को जाने दिया, तो क्या चीज रुक गई? CO2। ठीक है, और मैंने टेम्परेचर अगर कम कर दिया तो वाटर क्या हो गया? वाटर को तो गिनो ही मत, वो तो आप ये सोच लो, चाहे वो इवेपोरेट भी हो गया, KOH वाली ट्यूब से भी बाहर निकल गया, व्हाटएवर। अब मेरे से पूछा क्या है, वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज एट STP, सब डाल दिया इसमें, वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो बचा उसका वेट बताइए। व्हाई आई एम नॉट काउंटिंग वाटर? H2SO4 का काम क्या है? वाटर उसने ले लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वाटर, वो खुद ले लेता है, मतलब इवेपोरेट नहीं कर रहा वो वाटर। अगर मेरे हाथ पे सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है तो मेरी मेरी स्किन जलती है, राइट? कहते हैं तेजाब डालने से जलते हैं, बिल्कुल जलता है। क्यों जलता है? आग लगती तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बर्न फीलिंग देता है। बर्न फीलिंग क्यों देता है? वो हर सेल हर टिश्यू में से वाटर खींच लेता है, वो वाटर कोई फ्यूम नहीं बन रहे, वो अपने साथ वाटर रख लेता है, रिएक्ट कर जाता है। तो ये वाटर प्रोडक्ट नहीं है, ये वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर चला गया। तो अब इसमें मेरे से पूछा है KOH से इस फ्यूम्स को और इस फ्यूम्स को, क्योंकि मिक्सचर है ना दोनों, इनको मैंने KOH की ट्यूब से पास कर दिया, तो KOH की ट्यूब में क्या क्या जा रहा है? ये तो जा नहीं रहे, वाटर तो नहीं जा रहे। KOH की ट्यूब में ये और ये तीन चीजें जा रही। KOH किसको रोक लेगा? यानी कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिपोर्ट करिए। आप कह दो ये मोल कॉन्सेप्ट का है, यस। आप कह दो ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का है, क्यों? क्योंकि KOH के थ्रू जाना और ये सब तो हमें उसी में पढ़ाया गया है, यस। बट दिस इज राइट टाइम टू टेक दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरा तो कोर्स पूरा हो गया ऑलमोस्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में पास्ट ईयर्स में किसी बुक में तुम ये ले आते, मैं क्या कहती, मैं ये क्या कराती? नॉट पॉसिबल। तो आप इसको चाहे मोल कॉन्सेप्ट के खाते में रखो, चाहे ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दे दिया तो लोग इसको ऑर्गेनिक में डालते हैं। अब मैंने जो बुक खोल रखी है उन्होंने इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डाल रखा है तो बेवकूफी। ये मोल कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए, बट मोल कॉन्सेप्ट में हम ही कहेंगे क्यों कर दिया इसको उसमें डालो। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको पता है। चेक, मेरे को वाटर लिखना क्यों मजबूरी हो गई थी? बैलेंसिंग के लिए। चेक इट्स बैलेंसिंग। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो बैलेंसिंग चाहिए होती है ना। मैं वाटर ना लिखती तो फैल जाते ना हम लोग। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये वाटर जो है H2SO4 के साथ चला गया है। बट एनीवेज ये आपके सामने इक्वेशन है। 46 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है? 28 ग्राम। कितने ग्राम है ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक? 2.3 से कितना बनेगा, निकाल लोगे? इसी तरह से मुझे कहा गया कि 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के 90 ग्राम से कितना बनता है? 28 ग्राम। तो उससे कितना बनेगा, निकल जाएगा। टोटल सम कितना होगा, वो आपका आंसर होगा। तो अब मेरे पास सिलेबस खत्म करते ही मेरे को ये फ्रीडम मिल जाती है कि मैं रिवीजन के दौरान, जो मेरी यहाँ पे रिवीजन होगी मोल कॉन्सेप्ट, अब नहीं रुकने की, मैं कौन से चैप्टर का लूं। अब तो जो पिछले 5 सालों के पास्ट ईयर्स हैं सारे लेने पड़ेंगे। बिकॉज किसी में थोड़ा 12th का पार्ट आया तो आई गाइड, जैसे इसमें गाइड कर दिया। 12th में आप यही पढ़ोगे तो रिएक्शन दे दिया तो एटलीस्ट मेरे को 2 फायदे हो गए। 12th में आप इस रिएक्शन में नहीं फंसोगे, सुन लिया कहीं, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट लगाया। क्लियर? मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया आज लेने के लिए। ये एक अकेला क्वेश्चन तुम्हारी पूरी क्लास पे भारी है, क्योंकि तुमको इसमें ये नहीं समझ आ रहा ये कहां से लिया है। That is how NEET and JEE gives question nowadays. So ये मेरी आज की क्लास थी। इसके बाद आपको बता दिया है अगली क्लास में we are going to start new chapter.